नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ इंडिया स्पीक के एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर के स्पोर्ट्स सिस्टम, प्लेयर्स के फ्यूचर और उन भारी भरकम करोड़ों के बजट की जो हमारे शहर के स्टेडियम सुधार के लिए आए हैं। और आज हमारे साथ हैं वो शख्स जिन पर न सिर्फ खिलाड़ियों की उम्मीदें टिकी हैं, बल्कि अफसरों और मंत्रियों की नजर भी है। मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सर, आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इस लेवल तक कैसे पहुंचे और आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी थी। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा। फैमिली को मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करता था। फादर पुलिस में थे और मदर हाउस वाइफ थी। और बॉक्सिंग में आना और स्पोर्ट्स में घुसना, तो बॉक्सिंग में हमारे 92 में मेरे जो मामा हैं धर्मेंद्र सिंह यादव, वो अर्जुन अवार्डी ओलंपियन है। 92 परसों ओलंपिक खेले थे। तो सबसे कम एज का अर्जुन अवार्डी भी है इंडिया में। तो उनको देख के हम लोग मोटिवेट हुए। फादर भी थे, फादर रेसलर थे, लेकिन वो अपने उन्होंने विलेज लेवल पे खेला उन्होंने। लेकिन मामा को देख के हम लोग मोटिवेट हुए कि खेलना है। तब मैं 92 में 11-12 साल का था, और उनको देख के जब वो ओलंपिक खेल के आए तो हमने बॉक्सिंग स्टार्ट करी। तो मतलब आप ये है कि अभी तक हमारे देश में यही सब हो रहा है कि हम अपने बड़ों को देखते हैं, कॉपी करते हैं, फिर उन्हें पेस्ट करते हैं। कुछ जैसे अपनी एक माइंड की थिंकिंग होती है कि मैं ये काम खुद से करूंगा। कोई ऐसा ख्याल अभी तक? नहीं, अब पहले और अब में सिनेरियो बहुत चेंज है। अब तो हम अभी जो हाईटेक सेंटर्स हैं, जो इंडिया कैंप्स है, नेशनल सेंटर्स जो स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं, वहां पर तो हम फिजियोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं बच्चों का कि वो किस गेम में जाएंगे। और कोचिज बेडी टेस्ट लेते हैं। कोचिज टेस्ट करते हैं, उनके बेडी टेस्ट होते हैं जो बनाए हुए हैं, साइकिल और स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि बच्चा किस फील्ड में जाएगा, तो उसको सजेस्ट करते हैं कि आप इस गेम में खेलें। तो सर, जैसे आप बॉक्सिंग कर रहे हो 92 में, और उसके बाद और आप 2025 में एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बैठे हुए हो, तो यहाँ तक का सफर कैसे रहा आपका? अ, अच्छा रहा। खिलाड़ी का सफर हमेशा अच्छा रहता है, हाँ जी। क्योंकि खेल ऐसी चीज है कि शरीर चुस्त दुरुस्त और माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है और एनर्जेटिक रहता है। तो खेल से अच्छा कुछ नहीं है। खेलता रहा। मैं 92 में बॉक्सिंग करी। 93 से 97 तक मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल हल्द्वानी और स्पोर्ट्स हॉस्टल झांसी में रहा। और उसके बाद फिर मैं लखनऊ में, फादर लखनऊ पोस्टेड थे, तो वहाँ आके मैंने फिर केडी सिंह बाबू स्टेडियम में वहाँ करा। और वहाँ पे नेशनल मेडल और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल दिया। उसके बाद फिर कोचिंग करियर छोड़ के फिर मैंने अ, वहीं से जो हमारी कॉलेजिंग हुआ, कॉलेजिंग वो हमारी हुई है लखनऊ से हुई कॉलेजिंग। बीपीएड करा। बीए के बाद फिर एमपीएड करा, एमफिल करा। इन द मीन टाइम बीपीएड के बाद मैंने फिर 2003-4 में एनआईएस डिप्लोमा लिया बॉक्सिंग में। और 5-6 में मैं एज ए हेड ऑफ कोच कानपुर में अपॉइंट हुआ। उसके बाद 2007 में फिर मुझे स्पोर्ट हॉस्टल मेरठ में खुला है, उसमें मुझे अपॉइंट किया गया। तो मेरठ में 9 साल में रहा। लंबा टाइम गुजरा। बाद में फिर दोबारा मेरठ गया। तो उसके बीच में फिर मैं 2006 से मैं फिर नेशनल टीम में चला गया, यूथ नेशनल इंडिया टीम में चला गया बॉक्सिंग कोच बन के। और फिर 2006 से 2013 तक मैं नेशनल टीम के साथ में रहा। और क्यूबा और पेरिस ये 2-3 टूर रहे उसके साथ, टीम के साथ में। और वर्ल्ड चैंपियनशिप यूथ की, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, यूथ एशियन चैंपियनशिप, यूथ ओलंपिक्स, इन सब में मैंने टीम को कोचिंग दी। तो सर, आपके टाइम पे आपके परिवार में काफी अचीवमेंट्स रहे 92 में, लेकिन आपने बॉक्सिंग ही क्यों चुना? मामा, चाचा आपके नहीं? कट 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 कट। मामा बने थे आपके ओलंपिक्स में? मामा ओलंपिक्स खेले थे। खेले थे? हाँ। सॉरी। 92। सर, 92 में तो परिवार में और भी अचीवमेंट्स आई होंगी, इवन स्पोर्ट्स में आई हूँ, एकेडमिक लेवल पे आई हूँ, लेकिन आपने खेल को ही क्यों चुना? अ, खेल में चाहे ब्लड में कह लीजिए कि पूरे ब्लड में स्पोर्ट्स है। फादर भी स्पोर्ट्समैन थे, लेकिन एक जो मामा थे वो एक लेवल पहुंचे ओलंपिक लेवल पे। तो 92 में उस टाइम ओलंपिक खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इस समय बहुत सीमित संसाधन थे उस समय गवर्नमेंट्स के। और उस टाइम ओलंपिक खेले तो जनरली जो उसको मोटिवेशन घर में ही जो दिखता है वो उसको ही फॉलो करते हैं। तो हमें मोटिवेशन उन्हीं से मिला। सर, अब फिलहाल में आप मुजफ्फरनगर के स्पोर्ट्स ऑफिसर हो।
आपको क्या लगता है कि आपसे आने से पहले मुजफ्फरनगर के स्पोर्ट स्ट्रक्चर की हालत कैसी थी? और आप इसे किस तरह से बदलाव में चेंज करके जाए? पहले भी ठीक थी। अब गवर्नमेंट ज़्यादा फ़ोकस कर रही है स्पोर्ट्स पे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो या हमारे स्टेट गवर्नमेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी हो। स्पोर्ट्स के लिए अब इतना क्रेज़ आ चुका है और इतने प्लेटफ़ॉर्म खुल रहे हैं। अभी हाल ही में अब स्पोर्ट्स में आप अगर आप 19 या 20 साल के हो, अपने ओलंपिक में मेडल ओलंपिक पार्टिसिपेट है आपका, एशियन मेडलिस्ट है, तो आपको क्लास 2, क्लास 3 में डायरेक्ट जॉब मिल रही है। अभी डिप्टी एसपी का ही हुई है, आज भी लिस्ट निकली है, उसे प्रीति पाल को खंड विकास अधिकारी बनाया है और रिंकू सिंह को एक 6 प्लेयर्स को नाम मैं अभी बोल रहा हूँ, डिप्टी एसपी 2 को बनाया है इन्होंने। तो ये पोस्ट डायरेक्ट अगर आप स्पोर्ट्स में हो, एक स्पोर्ट्स में आप तो अपने को फिट रख रहे हो, उसके बाद आपको जॉब मिल रही है उसमें, वो भी क्लास 1, क्लास 2 ऑफिसर में जॉब मिल रही है और उसके बाद आपको खेलना है, आपको स्पोर्ट्स करना है, आपको जॉब भी नहीं करनी। जब आप स्पोर्ट्स छोड़ोगे, तब आप अपना योगदान वहाँ पर अपनी जॉब में दोगे, तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई और करियर होगा। तो स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स का युग अब चल रहा है, स्पोर्ट्स युग है। गवर्नमेंट जैसे आपने कहा कि पहले कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट भी यहाँ पर स्टेडियम में ही, मुजफ्फरनगर स्टेडियम में ही गवर्नमेंट ने जो चीज़ माँगी गई है, वो चीज़ तुरंत अवेलेबल करवा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी रिसेंटली 12 करोड़ सैंक्शन हुए थे, उसमें 8 करोड़ की लागत से एक वेट लिफ्टिंग हॉल इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड का बन रहा है यहाँ पर। वॉलीबॉल सिंथेटिक कोर्ट वो निर्माण चल रहा है, कार्य चल रहा है। उसके बाद बैडमिंटन हॉल जो काफ़ी पुराना था, उसका रेनोवेशन, फुल रेनोवेशन उसका हो रहा है और क्रिटिकल गैप से भी हमारा काम चल रहा है। क्रिटिकल गैप फंड से डीएम साहब, जिला अधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर के द्वारा भी बहुत सहायता स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया जा रहा है। जो भी मैं उनके पास ले गया, उन्होंने कभी मना नहीं किया। तो बॉक्सिंग रिंग का क्रिटिकल गैप से काम चल रहा है उनके। एक उन्होंने वीआईपी टॉयलेट बनवाया है, 19 पॉइंट समथिंग लैक्स का कुछ है उसका प्रोजेक्ट, वो उसमें हमने आधुनिक बनवाया है, उसमें बैठने का सीटिंग भी कराया है, गर्ल्स के लिए चेंज का है और उसमें टॉयलेट्स भी है, शावर्स में गीजर सब लगे पड़े हैं और सीटिंग अरेंजमेंट भी कर रखा है। तो एक वीआईपी टॉयलेट्स बनाया गया, तो इतना काम तो अभी चल रहा है, काम हमारा स्टार्ट हो चुका है इस 2025-26 वर्ष में। और आगे हमारा इसमें हमने निवेदन भी किया था, आग्रह भी कर रखा है। अ, माननीय खेल मंत्री जी से ही बात हुई थी और हमारे जो खेल निदेशक हैं डॉक्टर आरपी सिंह, वो भी बड़े हाँ प्लेयर जी, हैं और खुद ही वो लेवल। वर्ल्ड लेवल प्लेयर है, ओलंपिक लेवल प्लेयर हैं, हॉकी के प्लेयर। तो वो सब जानते हैं कैसे क्या होना। उन्होंने यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक भी बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। तो सर अभी तो आपने स्टेडियम के रेनोवेशन के लिए बात की है, लेकिन कोई ऐसा काम भी हुआ है जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हो या किसी को ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को, खिलाड़ी को हेल्प मिली या उनके लिए भी कुछ ऐसी योजना सोची है अभी तक? और ग्रामीण क्षेत्र का अपना युवा कल्याण देखता है वो। तो अभी ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, ग्रामीण क्षेत्र को सरकार ग्रामीण क्षेत्र पे ही ज़्यादा फोकस कर रही है। तो अ, खरड़ में एक स्टेडियम बन रहा है और यहाँ पर हर ब्लॉक में एक-एक स्टेडियम बन रहा है, उसको युवा कल्याण देख रहा है और बनकर तैयार है। और अभी पीछे युवा कल्याण विभाग की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रशिक्षक के लिए भी आवेदन हुआ था और वो दोबारा आना है। तो वो प्रशिक्षक भी ग्रामीण स्तर पे तैनात होंगे और तो ग्रामीण स्तर से ही ये समझिए प्रतिभाएँ निकलना स्टार्ट हो जाएँगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है सब जगह। तो आपके मुज़फ्फरनगर में ही 4 स्टेडियम्स ग्रामीण स्तर पे निर्माणाधीन हैं। सर स्पोर्ट्स तो स्कूल और कॉलेज में काफ़ी देखे जाते हैं खेलने के लिए, मतलब हुँ, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते हैं। ओके। तो इसे कभी आपने लिंक करा है स्टेडियम्स से या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी से? या कभी किसी स्कूल की या कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई हो जिससे हेल्प हो जाए? अभी लास्ट ईयर हमने जो मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय से बात करके, हमने यहाँ पे जो बेसिक स्कूल्स हैं, बीएसए सर से बात करके, उनके जो बच्चे हैं, उनमें हमने आइडेंटिफ़ाई करना स्टार्ट किया है और अभी जितने जो इनके स्कूल लेवल के टूर्नामेंट होते हैं बेसिक लेवल के, उन टूर्नामेंट्स में हमने जो बच्चे मेडलिस्ट हैं, उनको हम आइडेंटिफ़ाई करके और जिलाधिकारी महोदय से बात करके उसमें हम उनको एक कैंप लगवाए हुए हैं। हुँ, हुँ। सर हमारे मुज़फ्फरनगर का जो स्टेडियम है, उसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी हैं?
जो पीजी में मतलब खिलाड़ी रहने आते होंगे या उन्हें रहना अ, पड़ता होगा हफ्ते के लिए? नहीं, मुजफ्फरनगर में जो गवर्नमेंट की हॉस्टल फैसिलिटीज हैं वो मुजफ्फरनगर में भी नहीं है। लेकिन आगे आगे आने वाले समय में शायद किसी गेम का, वॉलीबॉल का, यहाँ जो पारंपरिक खेल है यहाँ का वॉलीबॉल, एथलेटिक्स का, या फिर कबड्डी का, इनके छात्रावास मिलने की उम्मीद है यहाँ। उम्मीद है। तो सर जैसे क्रिकेट में काफ़ी बच्चे हमारे शहर के ही बहुत बच्चे मैं देखता हूँ काफ़ी को, बहुत ही उत्साहित रहते हैं। तो उन सब के लिए क्या पॉलिसी रहती है? मुज़फ्फरनगर स्टेडियम की तरफ से खुद से? संघ द्वारा इनके चयन प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। तो वो चयन प्रक्रिया जिले स्तर पे और फिर मंडल स्तर पे, प्रदेश स्तर पे इनके संघ द्वारा आयोजित की जाती है। और जो विभागीय प्रतियोगिता होती है समय-समय पर, उसमें भी इनको प्रतिभाग कराया जाता है। ठीक है। तो ये सब निःशुल्क होती हैं या फंड रेज़ होता है? जो विभाग प्रतियोगिता आयोजित करता है, चाहे वो जिले स्तर की हो, मंडल स्तर की हो और प्रदेश स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की, उत्तर प्रदेश खेल विभाग द्वारा किसी भी खिलाड़ी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। किसी भी तरह का किसी भी रजिस्ट्रेशन तरह का या कोई प्रतियोगिता में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आपके स्टेडियम में ₹160 साल भर के वो बच्चों की फीस जाती है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों की। और इस पूरे स्टेडियम में कहीं पर भी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और बच्चों को प्रतियोगिताओं में आकर्षक पुरस्कार दिए जाते हैं। और जो बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाते हैं, उनको वहाँ से कैश अवार्ड दिया जाता है। एक एकलव्य क्रीड़ा कोष योजना शासन से स्टार्ट हुई है। उस योजना के तहत जो राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, तो खेल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा उनको एप्लीकेशन जब वो देते हैं, जमा करते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उनको डाइट के लिए, उनके मल्टीविटामिन जो भी उनके डाइट के लिए उनके ये सब हो गया। और उनको अगर कोई अब्रॉड में ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी एक शासन स्तर पे एक समिति बनती है, खेल निदेशालय स्तर से उसका सिलेक्शन होता है? सिलेक्शन होता है और फिर वो उनको टुकड़ों-टुकड़ों में पैसे उनको दिए जाते हैं। जैसे प्रीति पाल अभी जो मेडल लाई थी, हाँ जी। तो उनको ओलंपिक में मेडल आने पर ही उनको दोनों मेडल आने, ब्रॉन्ज आने पे 2-2 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई थी उत्तर प्रदेश खेल विभाग द्वारा। और उसके बाद उनको 3 लाख रुपए एकलव्य क्रीड़ा कोष से उनको प्रदान किए जाते हैं, उनकी डाइट के लिए। जिले में विकास के तौर पर देखा जाए, तो क्या-क्या चुनौती आपको देखनी पड़ती है कि आप एक अपर लेवल में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हो, तो आपको कुछ चुनौतियाँ देखनी पड़ती होंगी या फेस करनी पड़ती होंगी, क्या-क्या हो सकती है? विकास विकास करने स्टेडियम के हम लोग अभी जो भी स्टेडियम का है, लिख के ऊपर शासन को हम लोग भेज देते हैं। कभी कुछ चीज़ हो पाती है, कुछ नहीं हो पाती है, तो उसमें कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट बात करके सर से उस चीज़ को सॉल्व कराया जाए। तो वो बेसिकली अभी जो बताया, अभी जो सिनेरियो स्पोर्ट्स का है, उसमें बहुत अच्छा है और सरकार सारी जो फैसिलिटीज़ हो सकती है, वो बच्चों को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो धन से हो, चाहे वो कोचिंग में। आपको क्या लगता है कि जो पहले ऑफिसर्स लोग आए होंगे, उन्होंने यहाँ पे मेहनत नहीं करी होगी मतलब यहाँ के विकास के लिए या यहाँ की पॉलिसी आने के लिए उन्होंने कभी मेहनत नहीं की या लगता नहीं है? करी है, पहले भी कार्य होते रहे हैं, काफ़ी टाइम में स्टेडियम था और कार्य होते रहे, सभी अपनी-अपनी पूरी कोशिश करते हैं। और जब पैसा सैंक्शन हो गया, तो जो सीट पे है नाम उसी का ही होता है, वो हाँ बात जी। है। तो अभी मेरे टाइम पे कार्य हो रहे हैं, तो ये है, वरना सभी पहले प्रस्ताव पहले का गया हुआ था ये, उसमें जो पहले भी रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, उन्होंने भी अपना पूरा प्रयास किया है। आज की जनरेशन को देखते हुए क्या लगता है कि आने वाला यूथ स्पोर्ट्स की तरफ कैसा है? किस तरह की जनरेशन को देखते हैं? आज की जनरेशन इसमें माँ-बाप का बहुत अहम रोल रहता है और उनको मोटिवेट करें बच्चों को कि वो स्पोर्ट्स करें, क्योंकि अब ये जब से मोबाइल गैजेट्स आए हैं, सब हाँ जी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से, तो सारे बच्चे जब घर में गैजेट्स लिए रहते हैं और उनके पढ़ाई एजुकेशन में, वो एजुकेशन में भी बड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया है कि पहले तो बच्चे कोचिंग्स नहीं करते थे। आजकल एजुकेशन में एक तो एक टाइम, एक लॉन्ग पीरियड एक आपका स्कूल हो हाँ रहा है जी। व्यतीत, उसके बाद बच्चे शाम को ट्यूशन। आते हैं, लंच किया उसके बाद ट्यूशन्स चले जाते हैं, ये सब चले जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि फर्स्ट सेकंड आना बहुत ज़रूरी नहीं है। उसमें रेस में माँ-बाप उस रेस में बच्चों को ना डालें। बच्चे अच्छे हैं, पढ़ाई में लेवल कर रहे हैं, स्पोर्ट्स भी कराएँ उनको। पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स कराएँ, क्योंकि दोनों चीज़ है, कॉम्बिनेशन है दोनों का।
अगर बच्चे केवल स्पोर्ट्स करेंगे, तो भी माइंड उनका डेवलप नहीं होगा। तो वो जो टेक्निकल चीज़ है, टेक्निक चीज़ है, वो जल्दी ग्रैस्प नहीं कर पाएँगे वो। तो इसलिए स्पोर्ट्स के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहेगा, तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। तो अच्छे से लर्न कर पाओगे, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी क्योंकि नेचुरली आप जब स्पोर्ट्स करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो वो कैपेसिटी आप अगर उसमें एजुकेशन में भी जा रहे हो तो आपका जो सेटिंग है आपकी स्टडी की वो बढ़ जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि दोनों एक दूसरे का एक कॉम्बिनेशन एक कॉम्बिनेशन है कि अगर कोई अच्छा खिलाड़ी है, तो उसको पढ़ाई में भी अच्छा होगा वो। आपका आज तक का कोई ऐसा अनुभव जो आप व्यूज को शेयर करना चाहोगे? अनुभव कई बार ऐसा हो जाता है कि हम प्लेयर्स हमारे पास आते हैं, जब मैं कोचिंग टाइम बता रहा हूँ, कई बार ऐसे हम समझते थे कि वो प्लेयर अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन वो प्लेयर इतना मेहनती था, टैलेंटेड नहीं था, लगनशील करते-करते कि लास्ट में उसने इंटरनेशनल लेवल वर्ल्ड चैंपियनशिप पे जब मैं कोचिंग कर रहा था तो करीब 8-9 प्लेयर मेरे इंटरनेशनल्स हैं और करीब 60 तो नेशनल्स प्लेयर्स के मेडल हैं। तो अच्छा एक अच्छा गया और मोस्टली एक मेरे साथ लग रहा कि जितने बच्चे मेरे पास थे मोस्टली उन सबकी जॉब लगी थी। कोई रेलवे में है और मेरे रहते-रहते ही वो सब जॉब पकड़े हुए हैं, कोई रेलवे, पुलिस में। तो बाकी कोच के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि उसके बच्चे उसके पास छोटे से 12 साल से आ रहे हैं और उसके कोचिंग के दौरान ही उनकी जॉब लग जाए। तो एक मोटिवेशन परिवार को मिलता है और अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी स्पोर्ट्समैन को भर्ती बहुत की इन्होंने रिक्रूटमेंट किया है। पुलिस में रिक्रूटमेंट किया है और पुलिस में रिक्रूटमेंट के बाद एक चीज पता ही रहती आम जनता को पता ही रहती है कि उनका काम जॉब करना नहीं रहता है। वो केवल स्पोर्ट्स के लिए फ्री कर दिए जाते हैं और उनकी एक्टिविटी उनको डाइट का अलग मनी मिलता है और उनकी सैलरी आती है अकाउंट में और आप स्पोर्ट्स करिए। तो इससे अच्छा मैं कुछ नहीं मानता हूँ कि आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो गए। आपको घर से खुशी चाहिए, आपको मोटी आप और गवर्नमेंट आपको फ्री करती है कि आप कहीं भी स्पोर्ट्स करिए, रिजल्ट्स दीजिए बस। तो आपको एक इनकम भी हो रही है और आप जॉब भी साथ ले रहे हो। इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। आज की जनरेशन को देखते हुए स्पोर्ट्स एक शौक बन गया है। पहले ये करियर था, लेकिन अब ये शौक बन गया है। बच्चे इससे शो ऑफ करते हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है? शो ऑफ करे हैं स्पोर्ट्स पे अच्छा है स्पोर्ट्स जब बच्चे कर रहे हैं, तो शो ऑफ खिलाड़ी होगा वो शो ऑफ नहीं करता। जो जितना बड़ा खिलाड़ी होगा वो उतना ही डाउन टू अर्थ होगा हाँ जी। और वो मेहनत करता है, वो शो ऑफ नहीं करता। जो असली खिलाड़ी है, वो उनका एक एम रहता है, टारगेट रहता है। उन्होंने एम बना रखा है कि मुझे ये करना है और ये मुझे बनना है, मुझे इस लेवल पे पहुँचना है। तो वो उनका टारगेट रहता है, वो शो ऑफ वो नहीं करते। शो ऑफ वो करते हैं कि अ, जो थोड़ा बहुत खेल कर लिया। लेकिन चलो ठीक है, मोटिवेट तो हो रहे हैं। खेल का एक जो स्टैंडर्ड है वो ऊपर जा रहा है। वो खेल कुछ तो शो ऑफ कर रहे हैं और कुछ खेल में संलिप्त हो रहे हैं वो। हाँ जी। अधिकारी लोगों ने मैदानों की बजाय फाइलों में चला नहीं ऐसा नहीं है और अभी सारे खेल सरकार उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा भी खेलों का प्रयास किया जा रहा है और आप देखते हैं कि आपने पूरा देखा कि प्रधानमंत्री जी खुद ही संबोधन हाँ करते जी। हैं खिलाड़ियों से, चाहे वो बाहर खेल रहे हो, विदेश में हो कहीं पर। तो एक बहुत मोटिवेशन फैक्टर है और ऐसा नहीं है सभी अधिकारी जो हैं वो चाहते हैं खेल का विकास हो। तो वो अपने-अपने स्तर से अपने-अपने सं कैसी संरचनाएँ और कैसे अवस्थापनाएँ हैं, उस हिसाब से वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या आपके सामने कोई गरीब खिलाड़ी आया हो और आप चाहकर भी उसकी मदद ना कर पाए हों? अभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है? अभी तो मेरे ऐसा नहीं है और हम लोग ये करते हैं जितनी मदद हो सके मदद करते हैं। अभी एक इंसिडेंट आया था, एक बताना चाहूँगा मैं आपको। एक बच्ची थी, उसको जाना था ग्रैंड प्रिक्स खेलने पैरा की। तो मैं उसको पैसे की ज़रूरत थी और उसको ये पहली बार जब ग्रैंड प्रिक्स खेलने जाते हैं तो इनका वहाँ पे कैटेगरी होती है हाँ जी। पैरा में, तो उसमें गवर्नमेंट पैसे नहीं देती है। तो उसका करीब 1.5 लाख रुपए उसको ज़रूरत थी। तो आई यहाँ पर मेरे पास में और उससे मदद माँगी। मैंने डीएम साहब से बात करी, लिया के उसको मिलवाया और जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत कहा कि इसको आप किसी तरीके से इसको मदद उपलब्ध कराइए और जिलाधिकारी महोदय ने उसको ₹50,000
तत्काल प्रभाव से उसको उपलब्ध कराएँ और इस बीच वो हम उससे पूछते भी रहे कि कैसा है, उसको क्या काम प्रोग्रेस पे है, नहीं है, उसने ₹50,000 दिए, वो लड़की अभी विदेश खेलने जाएगी। तो ये मदद जितनी जो मदद हो सकती है, वो मदद जिला प्रशासन, जिला खेल कार्यालय और अपना खेल विभाग उत्तर प्रदेश तरफ से सबको मदद दी जा रही है। बस अ, कमी है कि लोगों को पता नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि गवर्नमेंट क्या-क्या योजनाएँ चल रही हैं, तो उसका हम लोग भी प्रचार कर रहे हैं, स्टेडियम में जगह-जगह उसके पॉम्पलेट लगवा के और उसको लिखवा के, पेंट करा के प्रचार कर रहे हैं और इसमें ज़रूरत है हमने पहले भी कहा था कि मीडिया भाइयों की ज़रूरत है कि वो स्पोर्ट्स को कवर ज़्यादा करें और स्पोर्ट्स की जो योजनाएँ हैं, उसको वो गाँव-गाँव तक पहुँचाएँ, जिससे कि सभी खिलाड़ी जो गाँव में हमारा टैलेंट है, वो लाभान्वित हो सकें। आज की तारीख को देखते हुए क्या लगता है कि हमारे यहाँ की मीडिया किस चीज़ को ज़्यादा हाइलाइट करती है, किस चीज़ को ज़्यादा कवर करती है, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए और इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? अब मैं कहूँगा क्रिकेट तो क्रिकेट वाले कहेंगे कि सर नहीं मीडिया क्रिकेट ज़्यादा कवर होता है बेसिकली हाँ हमारे जी। इंडिया में खेलते भी ज़्यादा लोग हैं और एक इंटरेस्टिंग गेम भी है और माँ-बाप को ईज़ी लगता है खेलना। अभी और तो इस मारे क्रिकेट पे तो ज़्यादा फ़ोकस है हर ज़िले में। इंडिया में तो क्रिकेट को नंबर 1 गेम माना जाता है लेकिन अभी बस ये है कि मीडिया वाले और गेम को भी फ़ोकस करें। अपने मीडिया भाई-बंधु जितने भी हैं सभी गेम को फ़ोकस करें और सभी को निकालें। आजकल करप्शन का ज़माना है। क्या आपको लगता है कि कोई खिलाड़ी रिश्वत देकर या किसी से अपर लेवल से आपके पास प्रेशर बनवाकर जिला स्तर पर या स्टेट लेवल पर खेलना चाहा हो किसी ने? खिलाड़ी स्पोर्ट्स में करप्शन इस लेवल पे पैसा देके आ जाएगा लेकिन वो कितने ऊपर तक जाएगा? हुँ, आप एक एग्ज़ाम्पल मान लो एक अ, बच्ची 100 मीटर 12 सेकंड में मार रही है। हाँ जी। अब उसका 100 मीटर लगना है, तो 12 सेकंड में वो 14 वाले का सिलेक्शन तो होगा नहीं। वो कितना ही पैसा दे, कहीं भी दे, कुछ कराए, तो उसमें पैसे लेने की बात नहीं उठती। सिलेक्शन जब टाइमिंग से आपकी शूटिंग में हो गया आपका, आपको 400 में 300 अपने टारगेट हिट किए, 300 पॉइंट्स लिए आपने, तो उसमें 250 वाले का सिलेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि आजकल कंप्यूटराइज़्ड है। आजकल गैजेट्स गैजेट्स ज़माना है, आजकल हर चीज़ फेयर है। आपको जो भी चीज़ है, आपका रिज़ल्ट आ रहा है, आपको दिख रहा है और दिख रहा है, ऑनलाइन दिख रहा है, तो बेईमानी की बहुत कम रहती है। हाँ, कॉम्बैट गेम्स में कुछ रहता है, कॉम्बैट गेम्स में अ, बॉक्सिंग हो गया और भी कॉम्बैट गेम्स जो हो गए, उसमें 19-20 में हम किसी को भी नहीं जिता सकते हैं। जैसे बॉक्सिंग में 5 ऑफिशियल्स बैठते हैं 5 जजेस बैठते हैं, तो वो बॉक्सिंग बाउट चल रही है। उसमें सब जज का अलग-अलग एंगल है। तो 5 जजों में से आउट ऑफ 5 3 जज ने रेड के फेवर में दिया और 2 जजेस ने ब्लू के फेवर में दिया। बाउट क्लोज थी बहुत। हाँ जी। किस एंगल से पंच लगा वो जज नहीं देख पाए। तो अगर उन्होंने ब्लू को जिताया तो बाद में अगर बहुत क्लोज बाउट होती तो उसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन रहता है, अभी वो डेवलप नहीं हो पाई है वो चीज़ें कि इतने स्पीड से कि हम पंच काउंट कर सकें, ये कर सकें। तो कॉम्बैट गेम्स में रहता है, बाकी गेम्स में इतना अ, करप्शन नहीं है। गेम्स में आपका जो फेयर है, आपको रनिंग को हो गया, आपका जो आपको टाइमिंग है, आपको भागना है, आपका सिलेक्शन होगा। काफ़ी जो प्लेयर हैं, जो फेल हो चुके हैं स्पोर्ट्स लाइफ में, वो लोग क्या देखते हैं कि अगर हम उनसे पूछें कि भई आप फेल क्यों हुए? तो उनका जवाब होता है कि करप्शन की वज़ह से। हमारे से पहले कोई लड़का आया, उसने रिश्वत दी, उसने करप्शन के थ्रू अपने आप को सेटल कराया स्पोर्ट्स लाइफ में और वो हमसे ऊपर चला गया। और हम इस लेवल पे सक्षम नहीं थे कि हम करप्शन के थ्रू अपने आप को ऊपर दिखा सकें। तो आपका इस पे क्या कहना है? ऐसा कुछ होता है सच में या देखिए नहीं? खिलाड़ी खिलाड़ी जो रहता है वो बड़ा मजबूत रहता है। मैं नहीं कहता करप्शन सिलेक्शन गलत हुआ, गलत हुआ, सही हुआ। मैंने बताया आपको कई सिलेक्शंस कॉम्बैट गेम्स में 90-20 क्लोज फाइट जाती है। उसमें अगर खिलाड़ी ये करके बैठ जाए कि मेरे साथ चीटिंग हो गई या बेईमानी करी तो वो खिलाड़ी नहीं है फिर। हाँ जी। आपको और मेहनत करनी है। आपको अगर इस बार आप 90-20 फाइट दे रहे हो, नेक्स्ट टाइम आप और मेहनत करके आओ। आप उसको मौका ही मत दो। बिल्कुल।
अगर कोई चीटिंग कर भी रहा है तो उसको मौका ही नहीं देना है आपको। आप वन साइड हो, आप करो, बेस्ट करो, कौन हराएगा आपको? स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में बेस्ट हो तो आपको कितने दिन दबाएंगे लोग? आप कहीं ना कहीं तो खिल के आओगे आप ऊपर। बिल्कुल। मोटिवेट अपना रखना चाहिए और इच्छा शक्ति रखनी चाहिए अपना। कुछ फेलियर प्लेयर्स आते हैं और अपर लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं कि आपके सिस्टम ने हमारे करियर को बर्बाद कर दिया है। तो क्या ये सब सच है? आपको ऐसा लगता है कि कभी आपको किसी ने कहा हो या आपने किसी को कहा हो? देखिए, फेलियर जो होंगे वो तो किसी न किसी को कोसेंगे, हाँ जी। है ना? और जो खिलाड़ी होगा वो मेहनत करेगा। खेल में 2 चीज़ होती है, हार या जीत। जी। लेकिन हार मान के बैठ जाना वो गलत है। आपको मेहनत करनी है, जीत के लिए मेहनत करनी है, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ऐसा मैंने कहा, खेल का करियर लंबा करियर होता है। आप ये सोचते हैं कि अगर हम अ, एक बार हार गए और दोबारा हम हतोत्साहित हो जाएँ, हम दोबारा से मेहनत नहीं करते, तो उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। आपको मोटिवेट करना होगा अपने आप को। और खिलाड़ी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर वही पहुँचता है दृढ़ इच्छा शक्ति से और मजबूत रहता है वो। अगर आप इस माध्यम से किसी को कोई वादा करना चाहोगे खिलाड़ियों के लिए, तो आप क्या वादा करोगे उन्हें? मैं फिर खेलता हूँ, आओ, खेलो, खेलो और खूब खेलो। साथ में पढ़ाई भी करो, क्योंकि खेल से अच्छा जीवन कोई जीवन नहीं है। आप गैजेट से बचे रहोगे, आप खेल अगर खेलते हो, नाम, पैसा, पद, सब कुछ आज की डेट में छोटी सी उम्र में आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात कि आप पूरे वर्ल्ड में जाने जाओगे। रियल लाइफ में वो सिर्फ आधी होती है। क्या आपको लगता है कि स्टेडियम में भी कुछ ऐसा होगा कि आधा स्टेडियम रेनोवेशन करा दिया और बाकी स्टेडियम फाइलों में ही चढ़ा दिया गया? कमेटी अपना प्रयास करती है अच्छा करने का, और कमेटी चेकिंग करती है टाइम टाइम पे। तो खिलाड़ी भी कमेटी में रहते हैं, तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो पाता है। कई बार ऐसा होता है कि काम शुरू किया जाता है लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता। क्या आप इसकी गारंटी दे पाएंगे कि अब की बार काम पूरा होगा और अच्छे से होगा? और आप उम्मीद करते हैं कि अब की बार मुजफ्फरनगर की जनता आपसे खुश रहे? नहीं, अब मैंने बताया जैसे कि 8 करोड़ का काम अभी स्वीकृत हुआ था, उसमें शासन ने, खेल निदेशालय ने, उत्तर प्रदेश ने एक मुश्त 4 करोड़ रुपए पास कर दिए हैं। और दूसरी किस्त भी काम होने के बाद जारी करते हैं। तो आजकल काम बहुत जल्दी होता है, बहुत तेजी से काम ये कार्यव्यवस्था कर रही है यहाँ पर। तो शासन खुद ही चाहता है कोई काम अटके ना, क्योंकि फिर वो रिवाइज होता है उसका। तो समय पे अब वो पैसा आ रहा है यहाँ पर, कार्यव्यवस्था हो दिया जा रहा है और समय पे काम चल रहा है। मुजफ्फरनगर को एक क्राइम कैपिटल के तौर पर भी देखा जाता है। तो आपको लगता है कि खिलाड़ियों को खिलाड़ी बनने से पहले अपने आप को सुरक्षित करना पड़ेगा? नहीं, क्राइम कैपिटल कभी थी, जो मैं तो अभी 1 साल हुआ है जो सुना था मैंने, क्राइम कैपिटल कभी थी। लेकिन अ, अब उत्तर प्रदेश में कहीं क्राइम नहीं है और सब जगह क्राइम खत्म हो चुका है। और माँ-बाप, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि माँ-बाप खेल के लिए अपने बच्चों को मोटिवेट करें, गार्जियंस, वो बच्चे खेल में आएँ, तो जो बच्चा खेल में आएगा वो क्राइम से बचा रहेगा। आपने कभी किसी गुंडागर्दी वाले बच्चे को खेल प्रवृत्ति में घुसते हुए देखा है या आपने चाहा हो कि अब इसे निकाल दिया जाए या कभी किसी को हाँ, निकाला? नहीं, 1 साल मुझे आया हुआ यहाँ पे हो गया हाँ जी। और मेरे सामने कभी किसी ने कुछ नहीं किया, पुराना बता नहीं सकता कि आज तक कोई पहलवान मुझसे कोई भी लेके मुझे किसी सुनने में 1 साल तक कुछ नहीं आया। कि मार और पिटाई अच्छा, हुई हाँ, है? कभी कोई स्टेडियम में 1 साल से कभी कोई मार पिटाई नहीं हुई है। सभी आ रहे हैं, अपना प्रशिक्षण कर रहे हैं। मेन होता है खिलाड़ियों को उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय को उपलब्ध कराई जा रही है। फिलहाल में सब अफसरों मंत्रियों की नजर आप पर टिकी हुई है स्टेडियम के रेनोवेशन के लिए। आपको इसका प्रेशर किस तरह को देखने को मिलता है? नहीं, प्रेशर रहता है। अभी मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी माननीय मंत्री जी कपिल देव अग्रवाल जी, वो हमेशा बहुत विजिट भी करते रहते हैं। वो कभी सुबह-सुबह स्टेडियम में आते हैं और उनका ये चाहते हैं कि वो मुज़फ्फरनगर स्टेडियम डेवलप हो। उनकी एक बार पहले उन्होंने मुझे भेजा था, 2 दिया था उन्होंने, प्रस्ताव दिए थे।
और अभी हाल ही में एक प्रस्ताव भेजा है, सामने एक जमीन पड़ी हुई स्टेडियम की, उन्होंने उसमें मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव भेजा है और वो हमने आगे बढ़ा दिया है। और एक प्रस्ताव, 2-3 स्टेडियम के प्रस्ताव है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो आप क्या चाहते हैं कि आपके नाम को दे मुजफ्फरनगर की जनता या खिलाड़ी किस तरह से याद रखें? खेलों के लिए है, जो भी सरकार द्वारा करा जा रहा है, ये खेल के लिए, खिलाड़ी इसका अपना, खिलाड़ियों की अपना इसके अपना खेलें, अच्छा प्रदर्शन करें और इस जो चीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की या जो अच्छी बन रही है उसका रख रखाव करें, अनुशासित रहें और खेलें। ये सारा प्रयास सरकार जो प्रयास कर रही है, जिला स्तर पर जो प्रयास हो रहा है और जिला खेल कार्यालय में प्रयास हो रहा है, उसका यही है कि हम खिलाड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अवस्थापनाएं, उपकरण उपलब्ध करा सकें और वो अनुशासित रहें और अपना खेल खेलें, क्योंकि स्पोर्ट्समैन तो वैसे ही अनुशासित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुजफ्फरनगर के लोग सिर्फ अब जवाब नहीं, बदलाव भी देखना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी एपिसोड जरा भी वैल्यूबल लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नए सवाल और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।